10 साल। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां और एक ऐसा आदमी जिसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। वो ना फोन इस्तेमाल करता था, ना इंटरनेट, ना ही कभी किसी कैमरे के सामने आता था। लेकिन फिर उसकी एक छोटी सी गलती ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को मौत के बिल्कुल करीब ला दिया। ये कहानी है उस गुप्त मिशन की जिसे दुनिया आज ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो गलती क्या थी जिसकी वजह से 10 साल बाद अमेरिका को उसामा बिन लादेन तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। 1 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में सब कुछ शांत था। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग अपने घरों में सो चुके थे। लेकिन उसी समय आसमान में 2 ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे जिनकी आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती थी। वे धीरे धीरे शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। उन हेलीकॉप्टरों के अंदर बैठे थे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो। उनका मिशन था दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी को खत्म करना। लेकिन यह मिशन अचानक नहीं बना था। इस मिशन की शुरुआत हुई थी एक ऐसे दिन से जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर वो कौन सा दिन था जिसके बाद पूरी दुनिया ने एक ही आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया? उसका जवाब है 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बिल्कुल सामान्य सुबह थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, कॉफी पीते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची इमारतों में हजारों लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी सुबह 8:46 पर अचानक आसमान से आती हुई एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। एक विमान सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा गया। लोगों को लगा ये कोई भयानक दुर्घटना है। लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरा विमान दक्षिणी टावर से टकरा गया। अब यह साफ हो चुका था, यह हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था। कुछ ही घंटों में दोनों टावर गिर गए। चारों तरफ धूल, धुआं और चीखें थीं। उस दिन लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। और उसी दिन पूरी दुनिया ने एक नाम सुना, उसामा बिन लादेन। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन था उसामा बिन लादेन और उसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दिया? इसके लिए हमें जाना होगा कई साल पीछे। उसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब में हुआ था। उसका परिवार मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पिता एक बड़े निर्माण व्यवसायी थे। लेकिन बचपन से ही ओसामा का झुकाव कट्टरपंथी विचारों की तरफ था। 1980 के दशक में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब ओसामा अफगानिस्तान चला गया। वहां उसने मुजाहिदीन लड़ाकों की मदद की। धीरे धीरे उसने अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। यही नेटवर्क आगे चलकर एक संगठन बना, अल-कायदा। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही संगठन एक दिन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बन जाएगा। और फिर आया 11 सितंबर 2001। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा, जब तक ओसामा बिन लादेन पकड़ा या मारा नहीं जाता, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया क्योंकि माना जा रहा था कि ओसामा वहीं छिपा हुआ था। पहाड़ों पर बमबारी शुरू हो गई, गुफाओं को निशाना बनाया गया। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे तो गुफाएं खाली थीं। ओसामा फिर से बच निकला था। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी सेना के बावजूद ओसामा कैसे भाग गया? इसका जवाब छिपा था अफगानिस्तान की एक जगह में, टोरा बोरा। दिसंबर 2001 अफगानिस्तान की टोरा बोरा पहाड़ियां। खुफिया एजेंसियों को पूरा यकीन था कि ओसामा यहीं छिपा हुआ है। अमेरिका ने वहां भारी बमबारी शुरू कर दी। लेकिन टोरा बोरा की पहाड़ियां बहुत जटिल थीं। वहां सैकड़ों गुफाएं थीं और कई गुप्त रास्ते थे। और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके ओसामा वहां से निकल गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था। लेकिन इसके बाद ओसामा पूरी तरह गायब हो गया। ना फोन, ना इंटरनेट, ना कोई वीडियो संदेश, जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। लेकिन एक चीज थी जो उसे दुनिया से जोड़कर रखती थी,
और वही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। उसामा फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, वो इंटरनेट से भी दूर रहता था, लेकिन उसे अपने साथियों से संपर्क रखना पड़ता था। इसके लिए वो एक खास तरीके का इस्तेमाल करता था। वो अपने संदेश एक कुरियर के जरिए भेजता था। यही कुरियर उसकी दुनिया से इकलौती कड़ी था। CIA को इस बात का पता चल चुका था। अब उनका पूरा ध्यान उस कुरियर को ढूंढने पर था। कई आतंकवादियों से पूछताछ की गई और बार बार एक नाम सामने आने लगा, अबू अहमद। बताया जाता था कि यही आदमी उसामा का सबसे भरोसेमंद कुरियर है। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को उसका असली नाम नहीं पता था। लेकिन CIA को नहीं पता था कि अगले कुछ सालों में यही कुरियर उन्हें सीधे उसामा बिन लादेन तक ले जाएगा। अगले कई सालों तक CIA सिर्फ एक काम कर रही थी, उसामा को ढूंढना। उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया। दुनिया के कई देशों में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो तकनीक का इस्तेमाल ही नहीं करता था। लेकिन फिर 2010 में CIA को एक फ़ोन कॉल ट्रेस करने में सफलता मिली, और यही कॉल उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद शहर तक ले गई। लेकिन जब CIA एजेंट उस घर तक पहुंचे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत अजीब है, और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था। एबटाबाद में एक घर था जिसकी दीवारें 18 फीट ऊंची थीं। उस घर में न फोन था न इंटरनेट, और उस घर का कचरा कभी बाहर नहीं फेंका जाता था, उसे अंदर ही जला दिया जाता था। CIA को शक हो गया कि अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी छिपा हुआ है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या वो सच में उसामा बिन लादेन था, या फिर CIA किसी गलत आदमी के पीछे पड़ चुकी थी। 2010 पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। ये कोई साधारण शहर नहीं था। यहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मौजूद थी। ये इलाका आमतौर पर बहुत सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इसी शहर में CIA को एक ऐसा घर मिला जो आसपास के सभी घरों से बिल्कुल अलग था। उस घर की दीवारें लगभग 18 फीट ऊंची थीं, ऊपर कांटेदार तार लगे हुए थे। बैल्कनी के चारों तरफ भी ऊंची दीवारें बना दी गई थीं, ताकि अंदर रहने वाले लोग बाहर से दिखाई न दें। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? उस घर में न फोन लाइन थी, न इंटरनेट कनेक्शन, और घर का कचरा कभी बाहर नहीं जाता था, उसे अंदर ही जला दिया जाता था। अब CIA के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सिर्फ एक अमीर आदमी का घर है, या फिर यहीं कहीं दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी छिपा बैठा है? CIA ने इस घर पर गुप्त निगरानी शुरू कर दी। सैटेलाइट से तस्वीरें ली जाने लगी, ड्रोन से भी इलाके पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन एक समस्या थी, उस घर में रहने वाला आदमी कभी बाहर नहीं निकलता था। CIA एजेंट उसे द पेसर कहने लगे, क्योंकि वो आदमी अक्सर घर की छत या आंगन में इधर उधर टहलता रहता था, लेकिन उसकी कोई साफ तस्वीर कभी नहीं मिल पाई। लेकिन एक दिन सैटेलाइट कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने CIA को यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि उनका शक शायद सही है। जांच में पता चला कि ये घर 2005 में बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये घर आसपास के सभी घरों से बहुत बड़ा था। इसके अंदर रहने वाले लोग कभी भी बाहर के लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। घर के अंदर लगभग 3 परिवार रहते थे, और उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। कुरियर अबू अहमद भी वहीं रहता था। यही आदमी CIA को सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि वही बाहर जाकर सामान खरीदता था और बाकी लोग लगभग हमेशा घर के अंदर ही रहते थे। लेकिन CIA अभी भी 100% निश्चित नहीं थी, क्योंकि अगर उनका शक गलत निकला तो पाकिस्तान के अंदर एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता था। 2011 की शुरुआत। अब CIA के पास काफी जानकारी जमा हो चुकी थी। उन्होंने सारी रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने रखी। CIA ने कहा, हमें पूरा यकीन नहीं है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है कि ये आदमी उसामा हो सकता है। व्हाइट हाउस में कई मीटिंग्स हुई। कुछ लोगों का कहना था, हमें इस घर पर बम गिरा देना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि अगर बमबारी होती तो उसामा की लाश का कोई सबूत नहीं मिलता और दुनिया को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता। इसलिए एक दूसरा प्लान बनाया गया, एक ऐसा प्लान जिसमें कमांडो सीधे घर के अंदर जाएंगे। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक था कि इसमें शामिल हर सैनिक को पता था वो शायद वापस जिंदा ना लौटे। इस मिशन के लिए चुनी गई अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, नेवी सील टीम 6। ये सैनिक दुनिया के सबसे कठिन मिशनों के लिए जाने जाते हैं। CIA ने अमेरिका में एबटाबाद वाले घर की सटीक कॉपी बनवाई ताकि कमांडो बार बार अभ्यास कर सके। दिन हो या रात, बारिश हो या अंधेरा, कमांडो लगातार अभ्यास करते रहे। हर कमरे की एंट्री, हर सीढ़ी, हर दीवार, सब कुछ याद किया गया। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ गई, और ये समस्या पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। ये मिशन पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। क्यों?
क्योंकि अमेरिका को शक था कि अगर पाकिस्तान को पहले से पता चल गया तो जानकारी लीक हो सकती है और ओसामा फिर से भाग सकता है। इसलिए ये मिशन पूरी तरह गुप्त रखा गया। यहाँ तक कि कई अमेरिकी अधिकारियों को भी इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कमांडो को पाकिस्तान के अंदर करीब 240 किलोमीटर तक उड़ान भरनी थी और उन्हें किसी भी रडार में दिखाई नहीं देना था। इस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर भी खास थे। ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर थे। इनकी आवाज़ बहुत कम थी और इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल था। मिशन की रात तय हुई। 1 मई 2011। कमांडो अफगानिस्तान के एक बेस से उड़ान भरने वाले थे। पूरी दुनिया को अभी भी इस मिशन की कोई खबर नहीं थी, लेकिन व्हाइट हाउस में हर कोई तनाव में था, क्योंकि अगर मिशन असफल हुआ तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट बन सकता था। और फिर वो रात आ ही गई जब दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो इतिहास के सबसे गुप्त मिशन पर निकल पड़े। 1 मई 2011 रात लगभग 11 बजे 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़ान भरते हैं। उनके अंदर बैठे हैं नेवी सील टीम 6 के कमांडो। उनका मिशन सिर्फ एक है, ओसामा बिन लादेन को ढूंढना और उसे खत्म करना। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर एबटाबाद के उस घर के ऊपर पहुंचते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक हेलीकॉप्टर अचानक नियंत्रण खो देता है और सीधे घर के अंदर क्रैश हो जाता है। अब मिशन खतरे में था, लेकिन कमांडो के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करना था। आखिर उस घर के अंदर क्या हुआ? कैसे सिर्फ 38 मिनट में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी शिकार खत्म हुआ? और क्यों ओसामा की लाश समुद्र में फेंक दी गई? 1 मई 2011 रात लगभग 1 बजे पाकिस्तान का शहर एबटाबाद गहरी नींद में था। लेकिन उसी समय 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर के ऊपर उतर रहे थे। पहला हेलीकॉप्टर घर के अंदर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक हवा का दबाव बदल गया। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे घर की दीवार के अंदर टकराकर गिर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर कमांडो तुरंत हरकत में आ गए। अब मिशन की शुरुआत ही एक बड़ी समस्या से हो चुकी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि घर के अंदर किसी को पता चल चुका था कि बाहर कुछ असामान्य हो रहा है। क्रैश के बाद भी कमांडो ने मिशन जारी रखा। दूसरे हेलीकॉप्टर से बाकी सैनिक उतर चुके थे। उन्होंने तुरंत घर को चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले बाहरी गेट को तोड़ा गया। कमांडो धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करने लगे। उनके हेलमेट पर नाइट विजन कैमरे लगे थे। हर सैनिक के हाथ में मॉडर्न हथियार थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी था, क्या सच में ओसामा इस घर में है? और इसी सवाल का जवाब अगले कुछ मिनटों में मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले कमांडो को घर के अंदर कई लोगों का सामना करना पड़ा। घर के ग्राउंड फ्लोर पर कमांडो को पहला आदमी मिला। ये वही कुरियर था जिसका CIA कई सालों से पीछा कर रही थी, अबू अहमद। जैसे ही उसने कमांडो को देखा, उसने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमांडो ने उसे गोली मार दी। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर चुका था। अब कमांडो को यकीन हो चुका था कि वे सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि CIA की सारी जानकारी सही साबित हो रही थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा लक्ष्य घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, और वहीं तक पहुंचने के लिए कमांडो को 3 मंजिलें पार करनी थी। कमांडो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम बहुत सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऊपर कितने लोग हथियार लेकर बैठे हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक और आदमी कमांडो पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी मारा गया। अब कमांडो तेजी से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले उनके सामने एक और मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि ऊपर ओसामा का परिवार मौजूद था। जैसे ही कमांडो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें सामने कुछ महिलाएं दिखाई दी। वे घबराकर चिल्लाने लगी। कमांडो ने तुरंत उन्हें एक तरफ हटाया। उन्हें पता था कि उनका असली लक्ष्य बस कुछ कदम दूर है। कमांडो का लीडर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके सामने एक कमरा था, और उसी कमरे के अंदर वो आदमी था जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जो दृश्य सामने आया, वो इतिहास बनने वाला था। कमांडो ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और वो घबराया हुआ लग रहा था। कमांडो ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं, ओसामा बिन लादेन था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपने सामने अपनी एक पत्नी को खड़ा कर दिया था, लेकिन कमांडो को मिशन पूरा करना था। कुछ ही सेकंड में 2 गोलियां चली, एक सिर में, दूसरी सीने में, और उसी पल दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी जमीन पर गिर चुका था। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कमांडो को सबूत भी जुटाने थे। कमांडो ने तुरंत ओसामा की पहचान की पुष्टि की। फिर उन्होंने घर के अंदर कई कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव जब्त की। इनमें से कई फाइलों में अलकायदा के गुप्त प्लान छिपे हुए थे। कमांडो ने ओसामा की लाश को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में रखा।
लेकिन एक समस्या अभी भी थी, क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। अगर उसे वहीं छोड़ दिया जाता तो उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मनों के हाथ लग सकती थी। इसलिए कमांडो ने उसे उड़ाने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर को विस्फोट से नष्ट कर दिया गया और फिर कमांडो पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकल गए। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। उसामा की लाश के साथ क्या किया गया? अमेरिका नहीं चाहता था कि उसामा की कब्र आतंकवादियों के लिए एक प्रतीक बन जाए, इसलिए फैसला लिया गया कि उसे जमीन में नहीं दफनाया जाएगा। उसकी लाश को एक अमेरिकी युद्धपोत पर लाया गया। धार्मिक रीति के अनुसार उसके शव को तैयार किया गया और फिर कुछ ही घंटों बाद उसे अरब सागर में दफना दिया गया। इस तरह उसकी कोई खबर नहीं रही। लेकिन दुनिया को अभी भी इस मिशन की खबर नहीं थी, जब तक व्हाइट हाउस से एक ऐतिहासिक घोषणा नहीं हुई। 2 मई 2011, व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा टीवी पर आए। उन्होंने कहा, आज रात में अमेरिकी जनता और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ लोग हैरान थे, लेकिन एक बात साफ थी, 10 साल तक चला दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट आखिरकार खत्म हो चुका था। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक आतंकवादी को मारने की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी खुफिया एजेंसियों की, धैर्य की, तकनीक की और उन सैनिकों की जो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम देते हैं। और शायद इसीलिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर आज भी इतिहास के सबसे गुप्त और साहसी मिशनों में से एक माना जाता है।